हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के जेनेटिक्स यूनिट का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर जेनेटिक्स में हमने इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स के बारे में देखा था। आज के हमारे चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का बेसिक नॉलेज तो हमने ले लिया। अब ये इनहेरिटेंस किस मॉलिक्यूल की वजह से होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में, उसके बारे में जो भी रिसर्चेज हुई, ये कैसे कंफर्मेशन हुआ और उससे जुड़े कुछ और भी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल का बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, ये भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज सिंपली राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हमें पता चला, लेकिन कितने सारे रिसर्चेस और कितने सालों के बाद पता चला, इन सब चीजों के बारे में भी जानते हुए चलेंगे। कुछ वायरसेस के केस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन कुछ वायरसेस के केस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। बाकी के केसेस में आरएनए मोस्टली मैसेंजर की तरह काम करता है। जानते हैं पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का चेन, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट। अब ये जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये सारे जब आपस में जुड़ गए तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिसको ही डीएनए कहेंगे। यहाँ पर लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा सा चेन। अब हम लोग देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है जिसको पी से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर एक शुगर है, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इसीलिए एक पेंटोज शुगर है। एक पेंटोज शुगर और साथ में साथ एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक नाइट्रोजीनस बेस होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजीनस बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजीनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप दोनों में होता है, न्यूक्लियोटाइड भी दोनों में होता है, ये नाइट्रोजनस बेस भी दोनों में होता है। डीएनए और आरएनए के शुगर में डिफरेंस होता है, होता तो पेंटोज शुगर दोनों में ही है, लेकिन आरएनए के केस में राइबोज शुगर होता है और डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में तुम देखो कि 2 रिंग्स होते हैं, एक 6 कार्बन रिंग अटैच्ड विथ अ 5 कार्बन रिंग। यहाँ पर भी सेम है, ये दोनों प्यूरीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। और पिरिमिडीन्स में सिर्फ एक ही 6 कार्बन रिंग होता है। ठीक है, अब क्या है, प्यूरीन्स में 2 आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन्स में साइटोसिन एंड थाइमीन एंड यूरेसिल, इन सबके स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर थाइमीन जो है ये सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल जो है ये सिर्फ आरएनए में होता है। बाकी के 3, एडेनिन, ये और गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों में होते हैं। ए, जी एंड सी ये तीनों में होते हैं। थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। तो अब क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस जो है ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि शुगर है इसीलिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइको से तो शुगर बनता है, ग्लाइको मतलब शुगर, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और सिंस नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन का एन, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फिर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ेगा। अब क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोटाइड कब था, न्यूक्लियोटाइड हम तब कहते हैं जब फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों जुड़े हुए हों।
लेकिन पहले देखते हैं, जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जुड़ता है तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हुए हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और एक न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ न्यूक्लियोसाइड्स देखे, न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए और न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए। अब देखो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है तो आरएनए में एडिनोसिन आएगा, गुआनोसिन आएगा, साइटिडीन आएगा और यूरिडीन आएगा। यहाँ पे थाइमिडीन नहीं आएगा। न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए क्या होगा? अब डीएनए है तो सभी में डीऑक्सी पहले डाल दो। एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन। तो ये सभी न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है जिसको आपको याद रखना है। अब जब उसी न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिलाकर के बन गया न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी किस केस में? डीऑक्सी डीएनए के केस में। और अगर डीऑक्सी नहीं हुआ तब आरएनए के केस में। आरएनए के केस में क्या होता है कि सेकेंड कार्बन पर नीचे OH ग्रुप लगा होता है, इसीलिए ये एक पेंटोज शुगर राइबोज शुगर है। जब ये OH ग्रुप हट जाएगा तो फिर यहां पर इसको क्या कहेंगे? डीऑक्सीफाइड हो गया ना, ऑक्सीजन ग्रुप हट गया। तो उस केस में जब डीएनए के केस में वही होता है, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता, सिर्फ H ग्रुप होता है। तो इसीलिए डीएनए के केस में डीऑक्सी पेंटोज शुगर हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एन एडिशनल OH ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन ऑफ राइबोज। यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड जो 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसने आपस में बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये दो न्यूक्लियोटाइड अगर हैं तो उसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और अगर बहुत सारे हैं तो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो वो डीएनए और आरएनए बना लेते हैं। अब देखते हैं डीएनए के बारे में कुछ और भी बातें। डीएनए की डिस्कवरी, सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने किया था। इन्होंने इसको सिंस न्यूक्लियस से निकाला था, न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया था, इसीलिए उस टाइम पे इन्होंने इसको न्यूक्लिन बोल दिया। 1869 की बात है ये। उसके बाद जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था डीएनए के लिए। ये इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ कि इसको ही प्रूव करने के लिए दो और साइंटिस्ट, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये दोनों आए। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से जो डेटा प्रोड्यूस हुआ उसके बाद इन्होंने उसको ट्रेस किया, तो फिर उन्होंने पाया कि हाँ सही बात है, ये डबल हेलिक्स मॉडल ही है। अब देखते हैं डीएनए में क्या होता है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कॉइल्ड होते हैं इन अ राइट हैंडेड फैशन। जैसे यहाँ पर देखो, दो ये एक ये चेन है और एक ये चेन है, ये दोनों आपस में कॉइल्ड है। ये वाली चेन एंड देन ये वाली चेन आपस में कॉइल्ड है और इन्होंने एक राइट हैंडेड फैशन में ये कॉइल्ड होते हैं और डीएनए बना लेते हैं। एक हेलिक्स का पिच 3.4 नैनोमीटर्स का होता है जिसको 34 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। जैसे ये हो गया, एक यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज पिच, ये 3.4 नैनोमीटर का है। और हर एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्म इज 10। तो अब ये बताओ कि दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा। इसको 34 एंगस्ट्रॉम को या 3.4 नैनोमीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि पिच ऑफ द हेलिक्स तो लिखना है 3.4 नैनोमीटर, और अगर पूछे डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स तो लिखना है 0.34 नैनोमीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक पिच में 10 बेस पेयर्स। तो अगर पिच का पूछेगा तो 3.4, और अगर दोनों बेस पेयर के बीच का तो 10 से डिवाइड करके लिखेंगे। ये चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद बैकबोन, बैकबोन कहते हैं शुगर और फॉस्फेट को। जैसे ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, ये बैकबोन है डीएनए का। तो ये शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, और जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं ये
लाइक दूसरे स्ट्रैंड की तरफ ये प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, और बेसेस जो है वो प्रोजेक्ट इनसाइड कर रहे होते हैं, अंदर की तरफ। तो अगर पूछे कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, तो लिखना है शुगर एंड फॉस्फेट। अगर ये सवाल आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आता है, तो आपको शुगर और फॉस्फेट के बाद वहां पर आपको पूरा प्रॉपरली डायग्राम बना करके दिखा देना है। स्ट्रक्चर बना ड्रॉ कर देंगे शुगर का, और उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे। फिर ये जो 2 चेन्स हैं, एक ये वाला चेन और एक ये वाला चेन, इन दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। पैरेलल कैसे होगा? अगर ये भी इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ, तो इसको कहेंगे पैरेलल। लेकिन डीएनए में अगर एक स्ट्रैंड इस तरफ जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ, तो ही वो कॉइल्ड होता है, और ये दोनों को कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जैसे कि एक की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की पोलैरिटी इस तरफ 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद द बेसेस इन द 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो बेसेस हैं दोनों में बैकबोन बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट का, और अंदर की तरफ प्रोजेक्ट इनसाइड कर रहे होते हैं दोनों में से नाइट्रोजिनस बेसेस। ये नाइट्रोजिनस बेसेस जो हैं आपस में ये मिलकर के बेस पेयर्स बनाते हैं, और उन नाइट्रोजिनस बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिक्स्ड है, एडेनिन की थाइमीन के साथ ही होगी, और साइटोसिन की गुआनिन के साथ ही होगी। एडेनिन की थाइमीन डीएनए के केस में, और एडेनिन की यूरासिल के साथ आरएनए के केस में। साइटोसिन और गुआनिन तो कॉमन ही है दोनों ही केसेस में। ये है हमारे डीएनए का केस, और ये है हमारे आरएनए का केस। यहाँ पर देखो एटी, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू अ पिरिमिडीन, हमेशा ये फिक्स्ड है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के ऑपोजिट में आएगा। जिससे क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म आती है, फिक्स्ड आती है, जो हमने पीछे देखा कि 3.4 नैनोमीटर की आती है एक पूरे पिच की। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये जो अभी यहाँ पे वापस वही डायग्राम, ये बीच में जो है ये बेस पेयर्स हैं, इसका एक नाइट्रोजिनस बेस, इसका एक नाइट्रोजिनस बेस, ये आपस में बेस पेयरिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर दिख रहा है बेस पेयर, ए टी होगा, यहाँ पर सी है तो जी होगा, ए है तो टी होगा, सी है तो जी होगा। ये जो आपको 5 वाला ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये पेंटोज शुगर है, ये पी से रिप्रेजेंटेड फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। सिंपल बैकबोन बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से, बीच में नाइट्रोजिनस बेसेस प्रोट्रूड कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। अब एक साइंटिस्ट आए एरविन चारगाफ नाम के, इन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर ए का प्रोपोर्शन टी के बराबर होता है और जी का प्रोपोर्शन सी के बराबर होता है। मतलब ए का प्रोपोर्शन टी के बराबर और जी का प्रोपोर्शन सी के बराबर, मतलब ए और जी को अगर ऐड करेंगे तो वो टी और सी के बराबर होगा। और अगर इसको इस तरफ लेके आ जाओ, सिंपल मैथ्स, ए प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, वो आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग चारगाफ्स रूल कहते हैं, एरविन चारगाफ्स रूल, जहां पर ए प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। साथ ही साथ ये सारे मिला करके 100% हो जाएंगे। अगर परसेंटेज पूछे बेस इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस का, तो वो परसेंटेज भी 100% होगा, लाइक 1 जो दे रखे हैं वही। तो अगर मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर किसी डीएनए में ए का परसेंटेज 16% है, तो ए और टी तो बराबर होते हैं, इसका मतलब टी भी 16% होगा, और ये दोनों मिलाकर के 32 हो जा रहे हैं। बचा कितना? 68 है ना, अरे 68। तो अब इसके बाद जी और सी भी बराबर होता है, जी और सी, तो जी और सी दोनों कितने हो जाएंगे? 34%। तो ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड्स में बहुत बार आता है। इसके बाद कुछ बेसिक डेटा जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं कि एक बैक्टीरियोफाज है, इसके पास कितने 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफाज लेमडा के 48,502 बेस पेयर्स हैं। ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है। ह्यूमन डीएनए का अगर हैप्लॉइड कंटेंट देखते हैं तो वो 3.3 है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और अगर डिप्लॉइड देखते हैं तो वो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा, अगर डिप्लॉइड की बात करें ह्यूमंस में तो। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में।
पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के केस में और यूकैरियोट्स के केस में दोनों में ही डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ई कोलाई। डीएनए जो है वो पूरे सेल के अंदर से स्कैटर्ड नहीं होता। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ बंधा हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोइड्स वो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए को बाइंड करके रखते हैं। डीएनए के बारे में क्या बात हो गई कि डीएनए एसिडिक भी है, नाम ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज्ड है। डीएनए इज इसीलिए अब नेगेटिवली चार्ज किसी भी चीज को पकड़ के रखने के लिए तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज चाहिए होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोइड के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स डीएनए को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक प्रोकैरियोट का यहाँ पर डायग्राम है, बाहर पाइलस है, इधर कैप्सूल है, उसके अंदर होता है सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर क्या है, डीएनए को इसने पकड़ के रखा है, बीच में साइटोप्लाज्म है। इसके बाद अब आ जाते हैं यूकैरियोट्स के केस की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक प्रॉपरली एक सेट है कुछ बेसिक प्रोटीन्स का। अब डीएनए क्या है, डीएनए एसिडिक है ना, डीएनए एसिडिक होता है, तो एसिडिक को पकड़ के रखने के लिए बेसिक चाहिए। तो एक सेट है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन रिच होते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमाइनो एसिड्स के साथ, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन होता है। 8 हिस्टोन्स मिल करके हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और उसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड होता है डीएनए और उसको बाहर से पकड़ के रखता है एक और H1 हिस्टोन। ठीक है, ये कोर है हिस्टोन मॉलिक्यूल का जो हिस्टोन ऑक्टामर से बना हुआ है। यहाँ पर देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, बाहर H1 हिस्टोन है और इसके ऊपर कॉइल्ड है डीएनए और ये इसको फिर न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। ये जब रिपीटिंग यूनिट हो जाता है तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं, जब वो कॉइल्ड हो जाता है तब। अब ये क्रोमेटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर देखो ऐसे बीड्स जैसा लगता है ना, ये बीड्स जैसा, तो इस स्ट्रक्चर को बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे, कितने बेस पेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे कि दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच कितना डिस्टेंस होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर होता है ना। उसके बाद क्योंकि कितना था 3.4 नैनोमीटर, तो एक पूरे उसका था, पिच का था, और उसको अगर बेस पेयर के बीच का देखना था तो 10 से डिवाइड कर रहे थे। तो 0.34 नैनोमीटर आ रहा था हमारे दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। और हमारा कितना है टोटल बेस पेयर हमारे क्रोमोसोम में, हैप्लॉइड का लिखा हुआ है 3.3, तो डिप्लॉइड का 6.6 इंटू 10⁹ अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ये 10⁹ और 10⁻⁹ कट जाएगा। 6.6 को 0.34 से मल्टीप्लाई करने से 2.2 मीटर्स आता है। मतलब हमारा जो डीएनए है वो 2.2 मीटर्स लॉन्ग है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखते हैं। यूकैरियोट्स में ये तो हमने देख लिया। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देख लिया, हिस्टोन देख लिया। हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटीन जिसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन बहुत ज्यादा होते हैं जो कि उसको बेसिक बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, जिसके ऊपर डीएनए नेगेटिवली चार्ज एसिडिक मॉलिक्यूल रैप्ड होता है, मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं। और ये जो है न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। अगर ये पूछा जाए तो आपको इसको बना देना है अच्छे से। इसके आगे चलते हैं, वापस एक बार सीक्वेंस में देख लेते हैं क्या होता है। क्रोमेटिन पहले पैकेज होता है जिससे क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है, उसके बाद ये कॉइल और फर्दर कॉइल होता है, कंडेंस्ड हो जाता है मेटाफेज स्टेज में जाकर के सेल डिवीजन के, और उसके बाद वही क्रोमोसोम हो जाता है। अब देखो, अब अगर इससे भी ज्यादा हायर लेवल पैकेजिंग करनी है तो कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी देखे जाते हैं जिनको एनएचसी प्रोटीन कहा गया है। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, इनके बीच का डिस्टेंस 2 नैनोमीटर्स का होता है। उसके बाद जो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग बन रहा है तो ये और थोड़ा सा फैला, 11 नैनोमीटर्स का डिफरेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर ऑफ पैक्ड न्यूक्लियोसोम है, इसके बीच क्या लिखा हुआ है 30 नैनोमीटर्स। अब ये एक सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम है, फर्दर कंडेंस होगा और फर्दर और जब कंडेंस होगा तो ये एक क्रोमोसोम बन गया, एक एंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम, जिसके बीच में डिस्टेंस होता है 1400 नैनोमीटर्स का।
अब ये इसको आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद, कम से कम ये वाली चीज याद रख लेना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग और लास्ट का ये क्रोमोसोम, और फर्दर कंडेंसेशन वाला सीन याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्रोमेटिन है इसके दो फॉर्म्स हैं, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लूजली पैक्ड है तो ट्रांसक्रिप्शन आसानी से कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव ऑब्वियसली। क्रोमेटिन का वो रीजन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो उसी को यू क्रोमेटिन कहते हैं ना। इसकी स्टेनिंग लाइट होती है। उसके बाद आता है हेटेरोक्रोमेटिन, डेंसली पैक्ड, तो स्टेनिंग इसकी डार्क होगी, और ये इनएक्टिव रीजन है, ये डेंसली पैक्ड है, ये रेडी नहीं है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन कहा जाता है। अब हमने डीएनए के बारे में जब जान लिया, तो अब चलते हैं पुराने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि कहाँ से शुरू हुई थी बात। तो बात शुरू हुई 1928 में, जब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल शुरू हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे सेल में तो इतना ज्यादा प्रोटीन है तो प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा। फिर कुछ साइंटिस्ट ने उस बात पे ऑब्जेक्शन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के, इन्होंने माइस के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई लेकर के एक्सपेरिमेंट्स किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का इन्होंने दो स्ट्रेन लिया, एक एस स्ट्रेन लिया और एक आर स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन क्या है, स्मूथ है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है। तो अब जैसे ही किसी के ऊपर म्यूकस की कोटिंग आ जाएगी, मतलब वो ज्यादा वो हो जाएगा ना, वायरुलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से बचा हुआ, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ये वायरुलेंट होगा, मतलब ये डिजीज कॉज करेगा। इसके पास पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट है, ये न्यूमोनिया करता है। स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन, इसको वायरुलेंट स्ट्रेन कहेंगे। दूसरा स्ट्रेन जो है रफ स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट है, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, ये न्यूमोनिया नहीं कॉज करेगा। तो सिंपल सी बात थी, जब एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस मर गया, वायरुलेंट था। आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस जिंदा रहा, ऑब्वियसली नॉन वायरुलेंट था। फिर क्या किया इन्होंने, एस स्ट्रेन हीट किल किया उसको, फिर उन्होंने माइस के अंदर उसको इंजेक्ट किया। इस केस में माइस जिंदा रहा। उसके बाद एस स्ट्रेन हीट किल जो था, उसके साथ साथ आर स्ट्रेन को भी लिया, माइस के अंदर डाला, तो देखा इन्होंने कि माइस मर गया। इसका मतलब कुछ तो है जो कि बदल दे रहा है एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन से। इसका मतलब यहाँ पे जो आर स्ट्रेन था पहले, जो रफ स्ट्रेन था, वो क्या कर पा रहा है अब, पॉलीसेकेराइड बना पा रहा है स्मूथ जैसा, और वायरुलेंट बन जा रहा है। तो कुछ तो है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दे रहा है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को वायरुलेंट स्ट्रेन में बदल दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि ये जरूर किसी जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर की वजह से हो रहा होगा। अब ये बात इन्होंने बोल तो दी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसका अब कुछ साइंटिफिक प्रूफ तो चाहिए था। तो तीन साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लोथ और मैकलिन मैककार्थी। आपको इनका नाम याद रखना है, सभी साइंटिस्ट जिनका भी नाम आए आपको उनका नाम याद रखना है। अब इन्होंने सोचा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन्होंने पीछे दिया है ग्रिफिथ ने, इसका कुछ बायोकेमिकल नेचर देखते हैं कि अब ये जो इन्होंने पीछे कहा ना कि कुछ तो है जो बदल दे रहा है जेनेटिक मटेरियल को, इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो किसकी वजह से रहा है, ये भी तो पता लगाना है। इसका बायोकेमिकल नेचर देखने के लिए ये तीनों साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, प्रोटीन लिया, डीएनए लिया, आरएनए लिया, सब लिया, हीट किल्ड एस सेल लिया, सूटेबल एंजाइम्स लिए, जैसे प्रोटीन के केस में प्रोटीएजेस लिया, आरएनए के केस में आरएनएजेस और डीएनए के केस में डीएनएजेस। अब इन्होंने क्या किया, इसमें से लिपिड्स को हटा दिया, कार्बोहाइड्रेट को भी हटा दिया, हीट किल्ड एस सेल को डाला। एक केस में इन्होंने क्या किया, प्रोटीएजेस डाला, ठीक है। तो इस केस में क्या है, प्रोटीन नहीं बचा, आरएनए डीएनए है। इस केस में इन्होंने आरएनएजेस डाला, तो आरएनए नहीं है, बाकी डीएनए और प्रोटीन है। इस केस में इन्होंने डीएनएजेस डाला, जिसमें क्या है, डीएनए नहीं है, बाकी आरएनए और प्रोटीन है। तो इसमें इन्होंने देखा कि जब प्रोटीन और आरएनए का डाइजेशन हो गया, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ। इन दोनों केस में, प्रोटीन और आरएनए का डाइजेशन वाले केस में, इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, रैट किल्ड हो रहा था उसके बाद भी। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ना ही तो प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। उसके बाद उन्होंने देखा कि जिस केस में डीएनए का डाइजेशन हो जा रहा था, डीएनएजेस डाला, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, इनहिबिट हो जा रहा था। तो इससे इनको पता लगा कि इसका मतलब डीएनए जो है वही कॉज कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल टू एस सेल। तो अब यहां पर जाकर के ये बात पता चल गई कि डीएनए वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पर वही डायग्राम में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब प्रोटीन नहीं था, उस केस में
एस सेल फिर भी आए। इस केस में जब आरएनए नहीं था तब भी एस सेल्स आए। इस केस में जब डीएनए नहीं था तो नहीं आए एस सेल्स। इसका मतलब डीएनए ही हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। इसके बाद हर्शी और चेज नाम के दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरियोफाज को इन्होंने ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम में जहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था P32, और कुछ मीडियम में जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर था S35। वो वायरसेस जो P32 में ग्रो कर रहे थे उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ। बाकी जो वायरसेस जो S35 में कर रहे थे उनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन आया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है और डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है। सिर्फ डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, इसीलिए जिनको P32 में ग्रो कराया उनके डीएनए रेडियो एक्टिव हो गए। और सिंस ये प्रोटीन में सल्फर होता है इसीलिए जो वायरसेस को सल्फर 35 के अंदर ग्रो कराया उनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन होके आया। अब क्या हुआ कि ये जो प्रिपरेशंस थे इनको अलग अलग यूज किया इन्होंने ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए। इन्फेक्शन के बाद इनको ये पता चला, इन्फेक्शन के बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया, पहले ई कोलाई को जेंटली एक ब्लेंडर में एजिटेट किया वायरस पार्टिकल्स को निकालने के लिए बैक्टीरिया से। फिर इन्होंने अलग से बैक्टीरिया लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। उससे क्या हुआ कि जो लाइटर वायरस थे, लाइटर वायरस पार्टिकल्स, वो हेवियर बैक्टीरियल सेल्स से अलग हो गए। वायरस का वेट कम होता है ना, तो वो अलग हो गए। अब देखो यहाँ पर मीडियम कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज हैविंग प्रोटीन लेबल्ड विथ S35, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, जहाँ पर जिसके डीएनए है लेबल्ड विथ P32, ये लिया इन्होंने, इसको ब्लेंड करा फिर सेंट्रीफ्यूज किया। अब इनको देखने को मिला क्या कि ये जो इन्होंने लिया था बैक्टीरियोफाज, जिसकी पहले इन्फेक्शन कराई, फिर ब्लेंडिंग कराया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव आ रहा है, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो जो बैक्टीरियाज लाइक वायरसेस से इन्फेक्ट हुए थे रेडियो एक्टिव डीएनए वाले से, उनका डीएनए जो है वो पास डाउन हो गया था वायरस से बैक्टीरिया में, लेकिन जो प्रोटीन था वो पास डाउन नहीं हुआ था। तो यहां से भी वही बात पता चली कि यहाँ पर डीएनए जो है वो पास डाउन हो रहा है, जा रहा है, इनहेरिट हो रहा है, और प्रोटीन नहीं हो पा रहा है। तो यहां से भी ये पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल में। अब डीएनए को इन्होंने बोल तो दिया, अब देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वो अपना रेप्लिका बना पाए, तभी तो पास डाउन होगा। उसके बाद केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर म्यूटेशंस की नीड है इवोल्यूशन के लिए तो उसमें म्यूटेशंस भी पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि म्यूटेशन हो तो वो डाई कर जाए। उसके बाद मेंडेलियन कैरेक्टर्स के वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो अब इन सभी चीज़ों में डीएनए क्यों सूटेबल है और आरएनए क्यों सूटेबल नहीं है, इसका एक रीज़न ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके अंदर थाइमीन है, थाइमीन, और इसके अंदर यूरेसिल है। थाइमीन यूरेसिल के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। डीएनए के केस में शुगर के ऊपर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, जो कि उसको और स्टेबल बनाता है। OH ग्रुप के होने से वो और रिएक्टिव हो जाएगा। तो आरएनए, इसीलिए आरएनए का शुगर भी ज्यादा रिएक्टिव, आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, विच फर्दर मेक्स डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल। इसके बाद चलते हैं, आरएनए इज अनस्टेबल, क्योंकि वही रिएक्टिव ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। इसीलिए जो आरएनए वायरसेस हैं उनके अंदर म्यूटेशन ज्यादा जल्दी जल्दी होता है और इवोल्यूशन ज्यादा फास्टर होता है। जैसे कि क्यूबे बैक्टीरियोफाज, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन सब में म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व करते हैं। अब डीएनए की बात, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉइल करते हैं ना राइट हैंडेड फैशन में। हीटिंग के अगर किया जाए तो वो सेपरेट हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट कंडीशन आने पे फिर वो वापस साथ में आ जाते हैं। ग्रिफिथ ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज जो हीट किल्ड वाली की थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। ये बताता है कि डीएनए बहुत स्टेबल है। हीट किल्ड होने के बावजूद भी डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी थी, मौजूद थी, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। यहाँ पर आपका डायग्राम है क्यूबी बैक्टीरियोफाज और टोबैको मोज़ेक वायरस का। ये टीएमवी आपके एनसीईआरटी के भी डायग्राम में है। यहाँ पर देखा गया कि कैसे जब हीट किया गया तो ये दो स्ट्रैंड्स खुल गए डीएनए के।
जब और हीट दिया गया तो पूरा ही खुल गया, वापस जब कूलिंग हुआ तो ये वापस से एक साथ आ गया। तो दिस शोज कि डीएनए बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, और हमको जेनेटिक मटेरियल तो एक ऐसा ही चाहिए ना जो स्टेबल हो। फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन करना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, उस केस में आरएनए बेटर है। क्यों? क्योंकि आरएनए के केस में म्यूटेशन और इवोल्यूशन ज्यादा फास्ट होता है। अगर स्टोर करना है तो उसके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा के केस में डीएनए बेटर है। यहाँ पर देखते हैं कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। क्यों? क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर डीएनए से वही कराना है तो डीएनए पहले डिपेंडेंट होता है आरएनए पे, तब जाकर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जो भी यूकेरियोट्स है उनके केस में डीएनए से पहले आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर आरएनए ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही बात है कि डीएनए जो है डायरेक्टली कोड नहीं कर पाता, आरएनए डायरेक्टली कोड कर लेता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। अब आते हैं आगे, जानते हैं आरएनए के बारे में कुछ और भी बातें। आरएनए के लिए कहा जाता है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये एक जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ये कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग के में इन्वॉल्व है। तो आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग को डिटेल में। मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है। तो ये जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं ये आरएनए की वजह से ही हो पाए। ऐसा माना जाता है कि डीएनए आरएनए से ही इवॉल्व हुआ था। मतलब जब ज्यादा स्टेबिलिटी की नीड हुई तो आरएनए का इवोल्यूशन हो गया और डीएनए केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इतनी बात थी आरएनए के बारे में, आरएनए वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ आरएनए के टाइप है, जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अभी और भी इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए, फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने सेंट्रल डॉगमा बताया। इन्होंने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। कुछ वायरसेस के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है रिवर्स डायरेक्शन में होता है, जैसे कि आरएनए से डीएनए में। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इन्होंने कहा कि डीएनए से आरएनए में ये तुम्हारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि कुछ वायरसेस के अंदर उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए की तरफ जाता है, इसीलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बाकी आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनता है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना, रेप्लिका मतलब अपने जैसा ही कुछ, मतलब डुप्लीकेट करना। रेप्लिकेशन क्या है? कॉपीइंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए जैसा ही एक और कॉपी बना लेना, उसको ही कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो वॉटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट ने एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया रेप्लिकेशन का। सेमी कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो पेरेंटल डीएनए है वो एक्ट करता है कैसे? टेम्पलेट की तरह, और उसके ऊपर नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अगर उस पर बेस पेयरिंग में, अगर इस तरफ पेरेंटल डीएनए में ए आ रहा है, सी आ रहा है, जी आ रहा है, टी आ रहा है, तो इस तरफ जो नया बनेगा उस पे इधर टी आएगा, इधर जी आएगा, इधर सी आएगा और इधर वापस ए आएगा। तो उन्होंने ये बताया। ऐसा उन्होंने कहा कि रेप्लिकेशन के बाद हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा। पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट मतलब जिसको बेस पे रख के, मतलब जिसके अकॉर्डिंग नया सिंथेसिस होगा, नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे और नया एक स्ट्रैंड आएगा। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। इन्होंने इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट से, मिसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट से। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो कल्चर मीडिया लिया जिसपे इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया। एक प्रिपरेशन में इन्होंने NH4Cl, इसमें N कौन सा? 15, हेवियर, उसका सॉल्ट लिया। N15 इज हेवियर आइसोटोप ऑफ N, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोथ स्ट्रैंड, पहले तो आ गया। तो डीएनए उससे क्या हो गया? डीएनए बिकेम हेवियर, मतलब हेवियर नाइट्रोजन लिया ना। उसके बाद दूसरा जो प्रिपरेशन था उसमें N14 नॉर्मल सॉल्ट्स थे,
तो जो N14 था उसके जो डीएनए स्ट्रैंड्स बने वो लाइटर थे। तो ये दो तरह के डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया इन्होंने CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू, और इन्होंने देखा जिससे इनको पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इन्होंने इसको प्रूव किया। इसके बाद अब क्या हुआ आगे, जो ये इकोलाई सेल्स हैं, ये जो N15 मीडियम वाले थे इनको इन्होंने फिर N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। और इकोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स का होता है, मतलब 20 मिनट के बाद ये वापस से नए जनरेशन्स बना लेते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सेंट्री आइसोलेट किया और सेंट्रीफ्यूज कर दिया डीएनए को। अब डेंसिटी, अब ये जो आया बीच में इन्होंने जो इसका डेंसिटी ऑब्टेन किया वो इंटरमीडिएट था, ना ही हेवी था ना ही लाइट था, इंटरमीडिएट आया, हाइब्रिड आया बीच में, N15 N14 के बीच का आया। तो इसका मतलब जो नया डीएनए बना था उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला था N15 टाइप, और जो नया आया वो नया वाला था N14 टाइप। इससे बताते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब जैसे देखो कि ये इन्होंने N15 वाला लिया मान लो, अब जब आगे इसका नया जनरेशन बनाना है, ये था हमारा पुराना N15 वाला, अब जब नया जनरेशन आना है तो ये तो दो बनेंगे ना, तो एक स्ट्रैंड इधर आ गया, दूसरा स्ट्रैंड इधर आ गया, इस पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया N14 वाला, इस पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया वापस से N14 वाला। यहाँ पर इसकी डायग्राम है। फिर अगेन अगेन 20 मिनट्स के बाद, मतलब इसके 40 मिनट्स के बाद इन्होंने देखा कि ये 2 से 4 स्ट्रैंड्स बने, जो कि इसमें भी फिर वापस से सेकेंड जनरेशन में इन्होंने देखा ये प्योरली N14 डीएनए था, इसमें प्योरली N14, इस दोनों में हाइब्रिड। तो सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए मिला था। अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए टेलर और उनके कलीग्स, जो 1958 में उन्होंने ऐसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो हो गया इकोलाई के ऊपर, इन्होंने किया फाबा बीन्स के ऊपर, विसिया फाबा। उसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था और उसके बाद उन्होंने डीएनए को सिंथेसाइज किया, और उसके बाद भी इनको पता चला कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली रिप्लिकेट करता है, मतलब पेरेंटल डीएनए एक आता है एक स्ट्रैंड और नया स्ट्रैंड उसके ऊपर डेवलप करता है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन, उसकी मशीनरी कैसे होती है और उसके एंजाइम्स। डीएनए रेप्लिकेशन अब कहीं से भी तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा खुलने लगा ये डीएनए, ये स्ट्रैंड ये डबल स्ट्रैंडेड जो था ये थोड़ा सा खुलने लगा, ठीक है। जहां से ये खुलता है उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां का एक ओरिजिन, अगर कोई यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन है जहां पे एक ही ओरिजिन है तो उसको कहते हैं रेप्लिकॉन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका रेप्लिकॉन। अब क्या है, रेप्लिकेशन के दौरान दो स्ट्रैंड्स जो है अनवाइंड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उनके एच बॉन्ड्स जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं उनके, वो टूट जाते हैं। बीच के एच बॉन्ड्स, इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, और जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है इनकी अनवाइंडिंग हो जाती है, इनके डबल स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं, इनके एच बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ये होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास। ये दो स्ट्रैंड्स अनवाइंड करके, एच बॉन्ड्स ब्रेक करके कैसे ये ऐसा कर कैसे पाते हैं, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में कर पाते हैं जिसका नाम है हेलिकेज। क्योंकि ये डीएनए का हेलिक्स है, जो हेलिक्स को तोड़े उसको कहेंगे हेलिकेज। जैसे जो आरएनए को तोड़ता था आरएनएज, डीएनए को तोड़ता था डीएनएज, वैसे ही जो डीएनए के हेलिक्स को तोड़ेगा उसको कहेंगे हेलिकेज। अब ये जो डीएनए अनवाइंड हो रहा है, ये जिस पॉइंट से होगा वहां पे एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, देखो ये ऐसे वाई जैसा लग रहा है ना, अगर इतने को कंसिडर करें तो ये वाई जैसा लगता है। तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फोर्क जैसा दिखने को लगता है ना, कांटा कांटा जैसा दिखता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जहां से शुरू होगा उसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये स्टार्ट क्यों होता है, एक एंजाइम की वजह से जिसका नाम है हेलिकेज, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे अनबाइंडिंग शुरू हो जाती है दोनों स्ट्रैंड्स की, बीच में यहाँ पे कांटे कांटेदार वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, कांटेदार, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इतनी बात थी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इसके बाद जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हो जाते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं।
और उसी टेम्पलेट के ऊपर नए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम से शुरू होकर 3 प्राइम की तरफ आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो हैं, जैसे डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पर ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है मरून कलर वाला, और इसके ऊपर यहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन होता जा रहा है। ये रेप्लिकेशन 4 कैसे ग्रो होती जा रही है और इस तरफ रेप्लिकेशन होता जा रहा है 5 से 3 की तरफ। मतलब 5 प्राइम इस तरफ बनेगा और इस तरफ 3, क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव, यहाँ पे हमने पहले ही बताया ना कि ये एंटी पैरेलल होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम एंड होगा, और जो नया जो बनेगा स्ट्रैंड उसका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि नया सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। तो तुम्हारा जो डीएनए जो टेम्पलेट की तरह जो पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, टेम्पलेट का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, लेकिन रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होगी। ठीक है, इस तरफ रेप्लिकेशन 4 ग्रो करेगा। सबसे पहले एक छोटा सा आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है प्राइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में। आरएनए प्राइमर है इसीलिए एंजाइम प्राइमेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कई सारे न्यूक्लियोइड्स को ज्वाइन करेगा प्राइमर स्ट्रैंड के साथ, और एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। रेप्लिकेशन के दौरान एक स्ट्रैंड बनता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनेगा। उन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहेंगे, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रीजी ओकाजाकी, इन्होंने डिस्कवर किया था। इसको डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस भी कहते हैं। अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो ग्रोथ हो रही है, जो ये हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो रहा है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहेंगे। इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो इस डायरेक्शन में हो रही है यहाँ पर 5 से 3 इस तरफ, इसको हम लोग कहते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस में, इसको हम लोग कहते हैं, अगेन देखो यहाँ पे ये 5 और इधर 3 है, तो इसका ये इधर पे अगेन 5 होगा और इस तरफ 3। यहाँ पर रेप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 की तरफ होती है। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनेगा, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और इसमें जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन के आते हैं, इनको ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। पिछले वाले में कंटिन्यूअस था, एक ही बार में पूरा बन जा रहा था, दूसरे में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड में। ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, जिनको ज्वाइन कर दिया जाता है एक साथ नया स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए लाइगेज के द्वारा। अब देखो यहाँ पर जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खोल रहे थे, तो वहां पर हेलिकेज एंजाइम था, और जो वापस जोड़ने के लिए यूज होगा डीएनए लाइगेज, लाइगेट करना है, जोड़ना है। इस नए स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अगर कोई भी रॉन्ग बेस इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज वहां पर प्रूफ रीडिंग करके उसको ठीक कर सकता है। ई कोलाई अपना रेप्लिकेशन 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है, मतलब 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। इन यूकैरियोट्स डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी, हमने पिछले चैप्टर में पॉलीप्लॉइडी के बारे में पढ़ा था। ये सेल डिवीजन का है, यहाँ पर देखो G1 है, G0, G2, ये जो एस फेज है यहीं पर डीएनए सिंथेसिस होता है, ये रंग लिख रखा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए की तरफ जेनेटिक मटेरियल का कॉपी करना इज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ करेगी पेयरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरएनए आ जा रहा है ना, आरएनए कम्स इनटू प्ले। यहाँ पर पिछले में हमने क्या देखा था, रेप्लिकेशन में ए के साथ टी आ रहा था, सी के साथ जी आ रहा था, तो ये तो वही कॉमन ही रहेगा। लेकिन सिंस यहाँ पे आरएनए बन रहा है, आरएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे, तो ए के साथ यहाँ पर यूरेसिल आएगा। यहाँ पर देखो अगेन ये कोडिंग स्ट्रैंड है और यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंजाइम आता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? डीएनए से आरएनए की तरफ हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। तो पहले क्या है हमारे पास, डीएनए है, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट, और बनाना क्या है, आरएनए, इसीलिए हमें यहाँ पे चाहिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करती है। ये भी अगेन कहाँ पे, ओनली 5 to 3 वाले डायरेक्शन में।
3 to 5 वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, जो पीछे भी कर रहा था, और अगेन यहाँ पे 5 to 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। दोनों ही स्ट्रैंड यहाँ पर कॉपी नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आरएनए हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर दोनों ही अगेन दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाएंगे तो फिर से वो डीएनए से डीएनए ही बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा। द कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड, दिस कॉम्प्लिकेट्स द ट्रांसलेशन। अगर दोनों ही हो जाएंगे तो फिर तो ट्रांसलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल वापस साथ साथ बन गए तो फिर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन के लिए तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसमें से आरएनए बनेगा, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसमें इसमें कोडिंग होगी ही नहीं। यहाँ पर इसे याद रख लो कि जिसका नाम कोडिंग, वहां से कोई कोडिंग नहीं होगी। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहां से आरएनए बनेगा। छोटी सी बात है। अगर दोनों ही बन जाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड दो दो बन जाएंगे साथ में, दो स्ट्रैंड्स, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो अगेन कॉइल हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और हमको आगे तो ट्रांसलेशन ही कराना है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, उस पर ही आरएनए बनेगा। कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कोई कोडिंग नहीं होगी, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कोई आरएनए नहीं बनेगा। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से ये हमारा एमआरएनए बना के लेके आता है। यहाँ पर हमारा एमआरएनए बन जाता है। इसके बाद हम लोग फर्दर आगे चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट जहां पे इनिशिएशन होगा और जहां पर टर्मिनेशन होगा। मतलब इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, हमारे डीएनए से आरएनए बनने की स्टार्टिंग, और उसका एंड जो कि है टर्मिनेशन। उसके बीच में जो डीएनए का सेगमेंट है उसमें ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, और उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 रीजन्स होते हैं, एक प्रोमोटर रीजन, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर रीजन। ये है हमारा प्रोमोटर रीजन। यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इधर पे होना है, इस वाले टेम्पलेट पे हमारा आरएनए बनना है। यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और लास्ट में टर्मिनेटर है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो स्पेस है, ये जो हमारे सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इनिशिएशन वाले पॉइंट से लेकर के टर्मिनेशन वाले पॉइंट तक, यही हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। इस सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, और उसके बाद क्या है, ये प्रोमोटर जो है बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ये 5 प्राइम की तरफ लोकेटेड होता है। स्ट्रक्चरल जीन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है, और इसी स्ट्रक्चरल जीन पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। टर्मिनेटर ये वैसा साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 3 प्राइम एंड की तरफ होता है। प्रोमोटर 5 प्राइम एंड की तरफ होता है, टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड की तरफ होता है। अब यहाँ पर देखो, प्रोमोटर 3 प्राइम एंड की तरफ, टर्मिनेटर 5 प्राइम एंड की तरफ। उसके बाद यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और यहाँ पे आकर के ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। टर्मिनेटर है। जीन, अब जीन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर एन आरएनए। अब इस आरएनए में या तो एमआरएनए या आरआरएनए या टीआरएनए, तीनों के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, एक टर्म आता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए यानी प्रोटीन के लिए कोड करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये जीन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसी को सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन था इसका, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, इसके 2 टाइप हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकेरियोट्स में देखा जाता है, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस जिनको एक्सॉन कहते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक्सॉन्स याद रख लेना, एक्सॉन्स यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। इनके बीच बीच में छोटे छोटे इंट्रॉन्स आते हैं जिनको इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। एक्सॉन्स बीच में ये एमआरएनए के बीच में भी आते हैं। इंट्रॉन्स एमआरएनए में, प्रोसेस्ड एमआरएनए में नहीं आते हैं। यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बारे में देखते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में आता है, यहाँ पर कोई भी स्प्लिट जीन नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक जीन है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकेरियोट्स का, यहाँ पर एक्सॉन है, बीच में इंट्रॉन आ रहा है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन आ रहा है। तो ये क्या है, बीच बीच में टूटा हुआ है, इसको स्प्लिट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो ये तुम्हारे प्रोकैरियोट्स का है, इसमें जीन 1, जीन 2, जीन 3, बीच में कोई भी यहाँ पर इंट्रॉन नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई स्प्लिट जीन नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं।
ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन एंड देन लास्ट में टर्मिनेशन। यहां पर बैक्टीरिया के अंदर सभी सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए आर कैटालाइज्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से सभी ही टाइप के आरएनए कैटालाइज हो जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, एक साथ भी हो सकता है। मतलब डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, एक साथ ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि एमआरएनए को वहां पे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती एक्टिव होने के लिए, सिंपलर स्ट्रक्चर है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ ही एक ही कंपार्टमेंट में हो जाता है, कोई सेपरेशन ही नहीं है साइटोसोल और न्यूक्लियस का प्रोकैरियोट्स के केस में। लेकिन यहां पर अब देखो, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोमोटर साइट पे आकर के बाइंड होगा। डीएनए के प्रोमोटर साइट पे पहले आया आरएनए पॉलीमरेज, जिससे क्या होगा, लोकल अनबाइंडिंग हो जाएगी डीएनए डबल हेलिक्स की। डीएनए का डबल हेलिक्स जो है खुलना शुरू हो जाएगा। फिर एक इनिशिएशन फैक्टर आएगा जो आरएनए पॉलीमरेज लाता है, जिससे आरएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। अब ये जो आरएनए चेन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये तो याद ही रख लेना है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले राइबोन्यूक्लियोसाइड जो ट्राइफॉस्फेट पीछे हमने पढ़ा था, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी, ये सभी ऐड होते हैं। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, जो बेस सीक्वेंस हमारे पास है डीएनए टेम्पलेट का, उसके ऊपर ही तो फिर बनना है आरएनए। अब लास्ट में एक टर्मिनेशन फैक्टर तुम्हारा आता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। बस खत्म। इतनी बात थी हमारे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स लेते हैं इसका। यूकेरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटीज और आ जाती हैं। क्या कि यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस बनते हैं। पहला क्या, यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जिसको एचएनआरएनए कहते हैं, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन है जो हमने पीछे देखा था। अब यहाँ पे क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन जो है नॉन फंक्शनल है, इसको तो हटाना पड़ेगा पहले। ये लास्ट में जो यूटीआर लिखा, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का डायग्राम है, एचएनआरएनए जिसको कहते हैं। यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेजेस कौन कौन से होते हैं यूकेरियोट्स में। पहला आरएनए पॉलीमरेज 1, ये क्या करता है, आरएनएस को ट्रांसक्राइब करता है, 20S, 28S, 18S और 5.8S। उसके बाद सेकेंड जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये ट्रांसक्राइब्स द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसी को एचएनआरएनए कहते हैं। ये एमआरएनए का प्रिकर्सर है, इसी से आगे एमआरएनए बनना है। थर्ड आरएनए पॉलीमरेज 3, ये टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, 5S आरआरएनए को करता है और एसएनआरएनए को, एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। यहाँ पर ये जो आरआरएनए वाला जीन है, यहाँ ये पॉलीमरेज 1 करेगा, यहाँ पे प्रोटीन जीन आरएनए पॉलीमरेज 2 करेगा, और यहाँ पे टीआरएनए जीन यहाँ पे पॉलीमरेज 3। अभी देखो, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से जो एचएनआरएनए है, इसको कैसे एमआरएनए बनाना है ये देखते हैं। यहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन ये था। अब इनका क्या हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया। स्प्लाइसिंग करके क्या कर दिया हमने, इंट्रॉन्स को हटा दिया। तो इंट्रॉन्स के हटाने को ही कहते हैं स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस्ड आरएनए। स्प्लाइसिंग में क्या है, देखो, स्प्लाइसिंग फ्रॉम एचएनआरएनए, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कैसे, स्प्लाइसियोसोम्स का यूज करके। स्प्लाइसियोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को हटा के सारे एक्सॉन्स को एक साथ स्प्लाइस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसको ही कह देते हैं स्प्लाइसिंग। उसके बाद कैपिंग हो जाती है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है, इस तरफ देखो, यहाँ पर ये कैपिंग हो गई। एक न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाला कैप, इसको कैप कहते हैं, जो कि 5 प्राइम एंड पे अटैच कर दिया जाता है। लास्ट में हो जाती है टेलिंग, इसको पॉली ए टेल भी कहते हैं। ये देखो पॉली ए टेल, बहुत सारे एडिनाइलेट्स को जोड़ करके पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं इसको। एडिनाइलेट ग्रुप का जो रेसिड्यू है 200 से 300 एक साथ जुड़ा होता है, इसीलिए इसको पॉली ए टेल कहते हैं। ये 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाता है। बस उसके बाद हो गया, ये जो है हमारा ये प्रोसेस्ड एमआरएनए बन गया। सबसे पहले क्या किया हमने, कैपिंग। सबसे पहले क्या किया हमने, पहले हमने कर दिया स्प्लाइसिंग, फिर कैपिंग और फिर टेलिंग, और उसके बाद हमारा जो ये एचएनआरएनए है, ये फुल्ली जब प्रोसेस हो गया तो ये एमआरएनए बन गया।
अब आ जाते हैं हम लोग जेनेटिक कोड के ऊपर। ये जेनेटिक कोड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा सीक्वेंस, मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है एमआरएनए का, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, वही तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस में यूजफुल है। तो 3 बेसिस का जो सीक्वेंस है एक साथ, सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3 बेसिस का जो सीक्वेंस है ये एक सिंगल एमिनो एसिड को डिटरमाइन करता है। और इसको उस तीन, ये जो 3 ट्रिपलेट्स हैं इनको एक साथ कहते हैं कोडॉन। तो एक साइंटिस्ट आए जॉर्ज गेमाओ, इन्होंने सजेस्ट किया कि सिंस हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमारे पास, सिंस देखो ये 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स का ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4। सॉरी, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4 है। अब ये 4 का अगर हम वो करते हैं, सिर्फ 4 से तो नहीं होगा, तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा कितना, 16 ही दे पा रहे हैं, 20 तो नहीं हो पा रहा है, हमारे पास 20 बनाना है। तो इन्होंने क्या किया, 4 का इन्होंने क्यूब कर दिया, मतलब इन्होंने कहा कि ट्रिपलेट्स में होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तभी जाकर के हमारे सभी एमिनो एसिड्स के लिए कोड्स हमको मिल पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने 4 का क्यूब किया, 64 कोडॉन्स आए। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हरगोबिंद खुराना, इन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। इसको इन्होंने होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स का नाम दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए मार्शल निरेनबर्ग, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर एक साइंटिस्ट आए सेवेरो ओकोआ, जिन्होंने सेवेरो ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज का यूज किया आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए। अब आगे देखते हैं जेनेटिक कोड के बारे में और भी बातें। तो ये देखो, हमारे पास 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। ये 20 अमीनो एसिड्स को हमें कोड करने के लिए जेनेटिक कोड्स चाहिए। जेनेटिक कोड कैसा होगा? हमारे ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं इन सब का नाम आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में जो भी नाम है वो भी याद रखना है, और इनके कोड्स को भी आपको लगभग ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल 64 कोडॉन्स बन के आते हैं। ये जो 3 का सीक्वेंस है उसको कोडॉन का नाम दिया गया, और ओवरऑल इन सभी को एक साथ जेनेटिक कोड कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, UCAG एक साथ लिख दिया, UCAG एक साथ लिख दिया, इस तरफ भी UCAG 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 लिख दिया। और जैसे हम लोग ओपन एट स्क्वायर बना रहे थे वैसे ही इन्होंने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 64 सारा बना लिया। तो इसमें से जो 61 है, 61 आउट ऑफ 64 ये तो कोड करते हैं, बाकी के जो 3 मिले वो कोड नहीं करते, वो रोक देते हैं। तो यहां पर देखो, ये UAA, UAG और UGA, ये तीनों जो है इनको स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है। UAA, UAG और UGA। अब जैसे भी आपको याद रखना है वैसे रखो, लेकिन इसको तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये 3 जो कोडॉन्स हैं ये स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये ट्रांसलेशन को रोकते हैं, बाकी के सारे ट्रांसलेशन में पार्ट लेते हैं, ये तीनों रोकते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि सेरीन के लिए ये चारों ही सेरीन के लिए कोड करते हैं, ये चारों ही प्रोलीन के लिए, ये चारों ही ल्यूसीन के लिए, ये 3 आइसोल्यूसीन, ये मिथियोनिन, ये चारों थ्रियोनिन, ये चारों एलिनिन। तो ऐसा जानते हैं कि मतलब कोई भी जो एक कोडॉन है वो किसी एक ही एमिनो एसिड को बनाएगा, लेकिन एक एमिनो एसिड बहुत सारे कोड से कोड किया जा सकता है, क्योंकि अब सिंस इम्यूनो एसिड तो बेस ही है, लेकिन ये टोटल 61 कोड्स है ना, जो कोडॉन्स है ना, जो कोड कर रहे हैं हमारे एमिनो एसिड्स के लिए। अब देखते हैं जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स। जेनेटिक कोड जो है ट्रिपलेट में आता है, हर कोडॉन ट्रिपलेट है, 3 लेटर कोड है। मतलब यहाँ पर अब जैसे UAG UGA था हमारा स्टॉप कोडॉन, तो कोई भी जो जेनेटिक कोड का कोई भी कोडॉन है वो 3 लेटर कोड है। ठीक है, 61 कोडॉन्स एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 कोडॉन्स UAA, UAG और UGA बिल्कुल कोड नहीं करते किसी भी अमीनो एसिड के लिए, ये स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं, यानी कि टर्मिनेटर कोडॉन्स, या इनको नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। नॉनसेंस क्योंकि ये कोई काम नहीं करता, बस रोक देता है टर्मिनेशन को। यहाँ पे जो AUG है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोडॉन है, इसके 2 फंक्शंस हैं। ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, साथ ही साथ इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है।
यूकेरियोट्स में मेथियोनिन हमेशा ही पहला एमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए कोड करता है प्रोकैरियोट्स में। यूकेरियोट्स में मेथियोनिन के लिए और प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए, ठीक है। इसका और भी काम क्या है, ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एक बड़ी अच्छी बात कि एक एमिनो एसिड बहुत सारे कोडॉन्स के द्वारा कोड किया जा सकता है, लेकिन ये जो ऐसे जो कोडॉन्स हैं इनको डीजेनरेट कोडॉन्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दिया है कि एक्सेप्ट एयूजी। एयूजी के दो फंक्शंस थे ना, एयूजी मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और यूजीजी फॉर ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये एयूजी है, बाकी के बहुत सारे कोड्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे ल्यूसिन के लिए 4 कोड्स थे, लेकिन मिथियोनिन के लिए सिर्फ एयूजी है और ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ यूजीजी है। बाकी जितने भी लगभग एमिनो एसिड्स हैं उन सब के लिए ज्यादा, एक से ज्यादा कोड्स हैं। इसीलिए इन कोडॉन्स को डीजेनरेट कोडॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि एक एमिनो एसिड कई सारे कोडॉन्स के थ्रू कोड किया जा सकता है। ऐसे कोडॉन्स को डीजेनरेट कोडॉन्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रिपलेट कोड ये है, ये एक ट्रिपलेट कोड है, ये एक ट्रिपलेट कोड है। यहाँ से ये एक एमिनो एसिड बनाएगा, यहाँ से एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये अगेन एक किसी के लिए, ये किसी एक के लिए, और लास्ट में आ गया यूए, ये स्टॉप कोडॉन आ गया। तो बस यहाँ पर आकर के ट्रांसलेशन जो है रुक जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन का यूज नहीं होता है, कॉमा लेस कोड है, इसमें कोई कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी पंक्चुएशन यहाँ पे नहीं यूज होता है, नो पंक्चुएशंस। इस कोड को एमआरएनए में एक कंटिग्यूअस फैशन में रीड किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये यूनिवर्सल है, हर जगह सेम चलता है, जैसे बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन में यू किसी में भी हो वो फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स के, कुछ प्रोटोजोआंस के। बाकी जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है, जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है, इसमें कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एकदम स्पेसिफिक है, क्योंकि एक कोडॉन किसी एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। आगे चलते हैं जेनेटिक कोड के बारे में और भी बात। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज, ठीक है। डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन अ डीएनए में कॉज लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि एक इंसर्ट कर दिया इन्होंने जी को यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो रीडिंग फ्रेम है ये पूरा का पूरा बदल गया। ये रीडिंग फ्रेम, नॉर्मल सीक्वेंस ये था, एयूजी, फिर यूएसी, फिर जीयूए, सीजीयू, एसीजी। अब यहाँ पे देखो, ये सीजीयू के बाद जैसे ही जी इंसर्ट हुआ तो ये एसीजी की जगह यहाँ पर क्या हो गया, जीएसी, यहाँ पे जीएसी आ गया। अब ये जो जी है ये अगले में चला गया, जीयूए हो गया, जो यहाँ पे जीयूए होना था ये आगे चला गया। अब यहाँ पर ये अगला यूएसी की जगह यहाँ पे जीयूए हो गया, यहाँ पे जीयूए होना था उसकी जगह सीजीयू आ गया, यहाँ पे सीजीयू आना था, यहाँ पे एसीजी आ गया। तो इसके बाद जहां पे इंसर्ट हुआ है उसके बाद का जो पूरा सीक्वेंस है उसका तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल गया। या ऐसे ही अगर डिलीशन कर दिया जाए, जैसे यहाँ से ए हट गया तो एसीजी की जगह सीजीयू हो गया, अगेन यूएसी की जगह एसीजी हो गया, अगेन फिर से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। तो ये जो इंसर्शन या डिलीशन होता है 3 या इसके मल्टीपल बेसिस का, इंसर्ट या डिलीट 1 और मल्टीपल कोडॉन्स का, ये इसको ही इंसर्शन या डिलीशन कहते हैं। रीडिंग, अब जब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि 3 के 3 इसको अगर हटा दिया जाए या नया एक ऐड कर दिया जाए, उस केस में कोई रीडिंग फ्रेम में चेंजेस नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर 1 या 2 को अगर हटाया जाए तो उस केस में इसका रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। इससे ये भी प्रूफ होता है कि कोडॉन एक ट्रिपलेट है और ये कंटिग्यूअसली रीड करता है। अब यहाँ पर हाँ, एक और बात, इंसर्शन और डिलीशन जब 3 का हो रहा था तो रीडिंग फ्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली। अगर एसीजी यहाँ पर था, इसमें यहाँ पे फिर अगेन जी यू जी ला दें तो भी एसीजी का एसीजी ही रहेगा, रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आएगा। लेकिन 1 या 2 के इंसर्शन और डिलीशन से चेंज आता है रीडिंग फ्रेम में। इसी को फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशंस कहते हैं। अगर इंसर्शन हो रहा है तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, डिलीशन हो रहा है तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, जो हमने पीछे पूरा आरएनए वर्ल्ड पढ़ा है उसके बाद टाइप ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एमआरएनए है उसके बाद एक आरआरएनए है और टीआरएनए है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को ही एसआरएनए या सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। एमआरएनए
ट्रांसलेशन के लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की जब भी बात करेंगे उसमें आरएनए बोलेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि एमआरएनए की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो राइबोसोमल आरएनए है, ये स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के दौरान, जैसे कि 23S आरआरएनए जो है वो बैक्टीरिया में राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। उसके बाद है टीआरएनए, ये एमिनो एसिड्स को लाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और जेनेटिक कोड को रीड करता है ट्रांसफर आरएनए। देखते हैं यहाँ पर एमआरएनए, ये रहा तुम्हारा, इसका ऐसे ही स्ट्रक्चर आएगा। राइबोसोमल आरएनए, इसके 2 सब यूनिट्स हैं। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए। देखो, एक साइंटिस्ट आए फ्रांसिस क्रिक नाम के, जिन्होंने पोस्टुलेट किया कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में जो कोड को रीड कर सके, साथ ही साथ अमीनो एसिड के साथ लिंक कर सके। तो ये वही एडेप्टर मॉलिक्यूल है जिसका नाम टीआरएनए है। टीआरएनए वही एडेप्टर मॉलिक्यूल है। क्यों इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल के लिए हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि इसके पास एक एंटी कोडॉन लूप होता है जिसको एनओडीओसी, नोडॉक लूप कहते हैं, जिसके बेसिस जो हैं कोडॉन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये जो है इस एमाइनो एसिड का जो एक्सेप्टर एंड है जहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड करता है, तो फिर ये एक एडाप्टर की तरह काम करता है। यहाँ ये एक राइबोसोम बाइंडिंग लूप की तरह भी काम करता है और एंजाइम बाइंडिंग लूप की तरह भी काम करता है। इसका मॉडल देखते हैं, ये टीआरएनए का मॉडल है। ये आगे और भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इनिशिएशन के लिए एक टीआरएनए है जिसको इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी, अब जैसे टीआरएनए के बारे में हमने पढ़ा ना कि ये जेनेटिक कोड को रीड करता है, तो स्टॉप कोडॉन को रीड करने के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, सिर्फ कोडिंग कोडॉन्स को रीड करने के लिए टीआरएनए है। ये टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ जैसा दिखता है और 3D स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल जैसा दिखता है। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर। It is a process of polymerization of amino acids to form a polypeptide based on the sequence of codon in the mRNA। तो अभी हमने देखा था ना क्या कि हमारा जो ये mRNA था, हमारे उसी mRNA के ऊपर कुछ कोड्स बने हुए हैं, है ना, और टीआरएनए उसको रीड करता है और उसी कोड से हम लोग कुछ कुछ हमारे एमाइनो एसिड्स कोड्स होते हैं और वही आगे जाकर के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। वही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना ही तो कहते हैं ना ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक प्रोसेस जिसमें एमिनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन हो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। वेरी सिंपल। उसके बाद क्या होता है, ये राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल आरएनएज हैं और लगभग 80 टाइप के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। 23S आरआरएनए जो है बैक्टीरिया में, और इसका एक एंजाइम है राइबोजाइम, ये फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ट्रांसलेशन के कुछ कुछ स्टेप्स। पहला क्या होता है, चार्जिंग। दूसरा होता है इनिशिएशन, तीसरा इलोंगेशन और चौथा टर्मिनेशन। सबसे पहले टीआरएनए की चार्जिंग करेंगे क्योंकि वो रीड करेगा कोड्स, फिर वो इनिशिएट करेगा ट्रांसलेशन, फिर इलोंगेशन होगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा, टर्मिनेशन होगा। तो सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे करेंगे, ये देखो तुम्हारे जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जैसा ये इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर लग रहा है ना, ये इसका 3D स्ट्रक्चर, ये 2D। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए क्या एनर्जी चाहिए, जो कि एटीपी से ली जाती है। इसके लिए पहले एमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है। एमाइनो एसिड और एटीपी मिल करके अपने कोऑर्डिनेट टीआरएनए को एमिनो एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम सिंथेटेज के प्रेजेंस में टीआरएनए को चार्ज करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एमिनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम आया जो कि यहाँ पर एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और ये यहाँ पर चार्ज हो गया। आगे दूसरा स्टेप है इनिशिएशन का। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं राइबोसोम के, वो एमआरएनए से बाइंड करते हैं और स्टार्ट कोडॉन के लिए कोड करते हैं एयूजी। उसके बाद जो लार्ज सब यूनिट है वो बाइंड करते हैं स्मॉल सब यूनिट से और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पर देखो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है, पी साइट था, उसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आया, ए साइट है। उसके बाद जो ये लार्ज सब यूनिट है इसके ऊपर एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट होता है और पेप्टिडाइल साइट होता है। ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है ये मीथियोनिन को कैरी करता है और टी साइट पे बाइंड करता है। इसके एंटीकोडॉन्स यूएसी जो हैं वो स्टार्ट कोडॉन को पहचानते हैं और तभी तो इनिशिएशन हो पाता है। तीसरा स्टेप है इलोंगेशन का।
ये जो सेकेंड एमिनो एसाइल टीआरएनए है, ये ए साइट पे जब बाइंड करता है, इसके एंटी कोडॉन्स बाइंड कर जाते हैं सेकेंड कोडॉन से, और इसी तरह से इनिशिएट होता है आगे, और पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाता है। ये जो नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड जो बीच में बना ना फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, वो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज के बीच में बना, और आगे ये इलोंगेशन होता जाता है हमारे इसका। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं इसके इलोंगेशन के बाद। अच्छा, इलोंगेशन में एक और बात है कि ये जो टीआरएनए है, ये ए साइड से पुल किया जाता है पी साइड की तरफ, जहां पे एमआरएनए है, इसको ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस लगभग यहाँ पे कोडॉन टू कोडॉन मूव करती है, जो कि लाइक ये बताता है कि हमारा इलोंगेशन का प्रोसेस लाइक चल रहा है प्रॉपर्ली। इसके बाद फोर्थ यहाँ पे हमारा स्टेप आ जाता है टर्मिनेशन का। जब इसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप आते ही जब इलोंगेशन हो गया, उसके बाद एक रिलीज फैक्टर आ जाता है। ये रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन से बाइंड करता है, जो कि ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करा देता है। रिलीज फैक्टर जब आएगा, अब जैसे इलोंगेशन हो गया, तो एक लंबा सा ये चेन बन गया ना प्रोटीन, इसका पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया एक हमारा। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये यहाँ पे चिपका हुआ तो नहीं रहेगा, इसको रिलीज होना पड़ेगा यहाँ से। तो एक रिलीज फैक्टर पहले निकलता है, जो कि स्टॉप कोडॉन से बाइंड करता है, और ट्रांसलेशन वहां पे टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो बस ऐसे ही इतना ही प्रोसेस है तुम्हारे ट्रांसलेशन में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके बाद अभी जान लेते हैं ट्रांसलेशन के बारे में और भी कोई चीज जो थोड़ी बहुत रह गई है, इसमें देखते हैं। ट्रांसलेशन में एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अ पॉलीराइबोसोम, और इसी पॉलीराइबोसोम को पॉलीसोम्स भी कह सकते हैं। एक जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम है जो कि सिंगल एमआरएनए के साथ एसोसिएटेड है, इसको ही पॉलीसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल छोटा सा डेफिनेशन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसमें आप लिख देंगे। फिर एक एमआरएनए जिसमें एडिशनल कुछ सीक्वेंसेस जुड़े हुए हैं जो कि ट्रांसलेटेड नहीं है, उनको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, जो पीछे भी हमने देखा था, उसको यूटीआर कह सकते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये यूटीआर जो है स्टार्ट कोडॉन से पहले 5 प्राइम एंड पे, 5 to 3 में स्टार्ट होता है ना ट्रांसलेशन, तो 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडॉन से पहले भी होता है, और 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडॉन के बाद भी होता है। ये रिक्वायर्ड है, अनट्रांसलेटेड रीजन चाहिए। क्यों? ताकि इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सके। तो ये इतनी बात, ये अनट्रांसलेटेड रीजन के बारे में आपको याद होना चाहिए, पॉलीसोम और अनट्रांसलेटेड रीजन। ये क्वेश्चन आप मतलब करके रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। डिफाइन पॉलीसोम्स एंड डिफाइन यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यूकेरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन अलग अलग लेवल्स पे होता है। एक तो पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, इसमें पहले एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे, जहां पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग एक्सेट्रा होती है। स्प्लाइसिंग और कैपिंग हम लोग पीछे देख चुके हैं। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और चौथा ट्रांसलेशनल लेवल पे। ट्रांसलेशनल लेवल मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनने वाले लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के बारे में ये बात है कि मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल तीनों ही कंडीशन उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कोलाई के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है, वो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। लैक्टोज एक वो है ना हमारा डाइसैकेराइड, गैलेक्टोज ग्लूकोज का बना हुआ, उसको तोड़ना होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। लैक्टोज ऐसे ही मेटाबोलाइज तो नहीं होगा। अब लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप्स। बीटा गैलेक्टोसाइडेज मतलब लैक्टेज, लैक्टोज को तोड़ने वाला। तो अगर लैक्टोज है ही नहीं, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में जहां पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम रुक जाएगा, नहीं होगा। अब द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट आर ए रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। दूसरा एग्जांपल हमारे जीन एक्सप्रेशन का ये है कि डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो जो होता है, वो भी एक रिजल्ट है हमारे जीन एक्सप्रेशन का ही। अब देखो, अगर कोई भी सबस्ट्रेट ऐड किया जा रहा है किसी बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में, उसके ग्रोथ मीडियम में, तो एक सेट ऑफ जीन्स उसमें स्विच ऑन हो जाते हैं उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। उसको ही इंडक्शन कहते हैं। ये स्विच ऑन होना, इसको ही इंडक्शन कहते हैं। अब जब ये मेटाबोलाइट, ये जो भी प्रोडक्ट है जिसका मेटाबॉलिज्म होना है, वो जब ऐड किया जाएगा, तो अब ये जो जीन्स उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको टर्न ऑफ कर दिया जाता है। इसको रिप्रेशन कहते हैं।
स्टार्ट करना इंडक्शन और उसको स्टॉप कर देना रिप्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज आती है जिसको हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। अब देखो ओपेरॉन, अभी हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में कहा, तो देखो हर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है एक सेट ऑफ जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखो हर जीन, जितनी भी जीन है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करती है, सभी मिला करके, उन सब जीन्स को मिला करके एक ओपेरॉन कह दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, एचआईएस ओपेरॉन, वीएल ओपेरॉन। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे काम करेगा। हिस्टीडीन, वैलिन, लैक है तो लैक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज आएगा। जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, ये वाला इकोलाई के अंदर लैक्टोज ओपेरॉन ही रहेगा। आगे चलते हैं, लैक ओपेरॉन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं। लैक ओपेरॉन एक ऐसा ओपेरॉन है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकोइस जैकब और मोनाड, जैक मोनाड। क्या होता है लैक ओपेरॉन में? देखो एक रेगुलेटरी जीन है, बीच में ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन्स है। यहाँ पे ये जो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करती है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है, वाई जीन परमिएज के लिए और ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। और एक ऑपरेटर जीन है यहाँ पर, ऑपरेटर रीजन है ये यहाँ पर, जहाँ पे लैक ओपेरॉन फंक्शन करेगा। देखो अब क्या होता है, 2 केस हो सकता है, इंड्यूसर प्रेजेंट हो या इंड्यूसर या तो इंड्यूसर एब्सेंट हो या इंड्यूसर प्रेजेंट हो। इंड्यूसर यहाँ पे कौन है? लैक्टोज। अब यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर है ही नहीं, उस केस में स्ट्रक्चरल जीन स्विच्ड ऑफ रहेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म की जरूरत ही नहीं है। अगर लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, तो लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑफ रहेगा। इसके अलावा द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइजेस mRNA टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। अब इस केस में प्रोटीन बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन भी एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं। ये तो छोटा सा केस हो गया। दूसरा, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, उस केस में क्या होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट जैसे ही होगा, मतलब लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होना है। अब इस केस में लैक ओपेरॉन शुरू होगा। देखो जब लैक्टोज जैसे ही प्रोवाइड किया जाता है ग्रोथ मीडियम में, तो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट हो जाता है इकोलाई सेल्स में परमिएज एंजाइम के एक्शन से। अब ये जो लैक्टोज है, जो इंड्यूसर है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ पहले बाइंड करता है, फिर रिप्रेसर, अब सिंस यहाँ पे अब जैसे वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड किया तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं कर पाती। अब ये जो ऑपरेटर रीजन है ये फ्री हो जाता है और ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को इंड्यूस कर देता है प्रोमोटर जीन के साथ बाइंड करने के लिए और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। इस केस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स, यहाँ पे लैक्टोज ही एक्ट करेगा लैक ओपेरॉन के लिए, क्योंकि लैक ओपेरॉन में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है और वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है ना। फिर रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। उसके बाद लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। ये तो यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन का हमने एग्जांपल देखा, ये पॉजिटिव रेगुलेशन में भी होता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक हमारा टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है कि अब देखो लाइक क्रोमोसोम्स के हैप्लॉइड सेट का पूरा यहाँ पे वो होता है। अब यहाँ पे देखो जितना भी डीएनए है, एंटायर डीएनए एक क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट में, उसको जीनोम कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन इसका, ह्यूमन जीनोम में डीएनए जो है वो 23 क्रोमोसोम में होता है। हर किसी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, 23 फादर की तरफ से आते हैं, 23 मदर की तरफ से। तो ह्यूमन जीनोम में डीएनए जो है, जिसमें हैप्लॉइड सेट अगर देखना है क्रोमोसोम के अंदर, तो 23 क्रोमोसोम्स है और उसमें कितना है, लगभग 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में शुरू हुआ था। ये एक पहला मेगा प्रोजेक्ट था $9 बिलियन का, $9 बिलियन का। ये पहला मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें सारे ही जीनोम के सभी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग करनी थी, ह्यूमन के सारे ही जीन्स की। ये शुरू कोऑर्डिनेट किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा, फिर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा। इसके 2 अप्रोचेज हैं, 2 तरह से। एक तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ईएसटीज कहते हैं उसको, और एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जिसको सीक्वेंस एनोटेशन भी कहते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या होता है
ये सारे ही वो जीन्स को आइडेंटिफाई करता है जो आरएनए की तरह एक्सप्रेस किए जाते हैं। और सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है कि पूरे होल सेट ऑफ जीनोम का सीक्वेंसिंग कर दिया जाता है। मतलब कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, सारे का ही कर दिया जाता है। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है? ह्यूमन डीएनए के जितने भी एस्टिमेटेड जितने भी जीन है सबको आइडेंटिफाई करना है, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग करना है और इसके इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है, उसका डेटा एनालिसिस करना है, उसके लिए टूल्स डेवलप करना है, साथ ही साथ ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स, बाकी और भी सेक्टर्स में जिसमें इनकी जरूरत है, जिससे काम हो सकता है वो करना है। उसके बाद एक पूरा का पूरा लीगल पूरा वो बिठाया जाना है कि बाद में कोई आकर के ये ना कहे कि ये अनएथिकल है और उस पर कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। इसको ELSI भी कहते हैं, एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, जो कि इस प्रोजेक्ट से अराइज हो सकते हैं, तो पहले उसको भी एड्रेस कर लेना है। करते कैसे हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लेना है, उसके बाद उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में तोड़ना है। अब यहाँ पे उसकी क्लोनिंग करनी है किसी भी होस्ट में, बैक्टीरिया या यीस्ट में, यूजिंग वेक्टर्स लाइक BAC एंड YAC। अगर बैक्टीरिया है तो BAC और अगर यीस्ट है तो YAC फॉर एम्पलीफिकेशन, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा जल्दी होगा। उसके बाद इन ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनकी सीक्वेंसिंग करना कैसे, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स से। उसके बाद इन सीक्वेंसेस को अरेंज करना ओवरलैपिंग रीजन्स में, और उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसके बाद अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक सैंगर, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अमाइनो एसिड के सीक्वेंसिंग के लिए एक मेथड डेवलप किया था। इसमें क्या होता था कि डीएनए को कन्वर्ट कर देते थे रैंडम फ्रैगमेंट्स में। अब क्योंकि अब टेक्निकल लिमिटेशंस है ना इसके बड़े बड़े पीसेस की सीक्वेंसिंग करने के लिए, तो इसीलिए पहले उसकी फ्रैगमेंटेशन करनी पड़ती है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में उसको तोड़ते हैं। फिर अब ये जो है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 24 क्रोमोसोम्स है, 24 क्रोमोसोम्स मतलब तुम्हारा मतलब यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम्स का वो कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। तो ये जो 22 ऑटोसोम्स और एक X और एक Y क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग करी। लास्ट सीक्वेंस्ड वन इज क्रोमोसोम 1। सबसे लास्ट में क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग हुई थी, जो कि कंप्लीट हुई मई 2006 में। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसको मतलब कितना 13 साल सोचा था कि 13 साल में खत्म हो जाएगा, बट खत्म होते 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 ये 2006 हो गया, 3 साल एक्स्ट्रा लग गए, 16 साल। फिर genetic and physical map on the genome were generated using information on polymorphism of restriction endonuclease। ये restriction endonuclease क्या है? ये एक एंजाइम है जिसकी बहुत ही ज्यादा, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी आगे पढ़ने वाले हैं, ये रिकॉग्निशन साइट्स को पहचानता है और वहां पे कट करता है डीएनए को। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिनको माइक्रोसैटेलाइट्स कहते हैं। उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग ऑल्सो हैव बीन डन इन बैक्टीरिया, यीस्ट, सीनोरैबिडिटिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, ड्रोसोफिला प्लांट्स, इन सब पे हो चुका है। इसके बाद फर्दर हम लोग चलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। लास्ट में क्या फाइंडिंग्स आई कि ह्यूमन जीनोम में एक टोटल ऑफ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारे पास 30,000 है। एवरेज जीन में 3000 बेसेस होता है, लेकिन इसके साइजेस वैरी करते हैं। जो लार्जेस्ट है वो जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो डिस्ट्रोफिन है ऑन एक्स क्रोमोसोम, जिसके ऊपर 2.4 मिलियन बेसेस हैं। ठीक, और सबसे जो छोटा छोटा वाला है वो वाई है, वाई क्रोमोसोम, उसके ऊपर से 231 है जीन्स। क्रोमोसोम जोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन्स है, 2968 जीन्स। अच्छा, जितने भी जीन्स मिले उनमें से लगभग 50% के फंक्शंस अभी भी अननोन है। ह्यूमंस में लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सबके सेम है, सिर्फ 0.1% में डिफरेंस है, मतलब 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स का डिफरेंस है। और ये जो 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर का डिफरेंस है, ये हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। अब जितने भी जीनोम्स है इसमें से लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन्स। बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन जो ह्यूमन जीनोम का ये रिपीटेड सीक्वेंसेस से बना हुआ है। देयर आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो कि बहुत बार रिपीटेड किए गए हैं, जिनमें कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस नहीं है। दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद
अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस हैव सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, जिनको एसएनपीज कहा जाता है। एसएनपीज का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या इसी को स्निप्स कह देते हैं। इससे क्या होता है, क्रोमोसोमल लोकेशन पता चलता है डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस में, और उससे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग, इसका बेसिस क्या है? देखो, डीएनए में कुछ नॉन कोडिंग रेपिटेटिव सीक्वेंसेस भी होते हैं, और नंबर ऑफ रिपीट जो है हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लाइक हमारे पास 23 पेयर्स है ना, तो अगर कोई भी क्रोमोसोम देखा जाए तो उसमें पेयर है ना, तो एक पेयर जो है हमारे पेरेंट्स से आएगा, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। तो हमारा कोई एक जो है वो, अब जैसे वो हमारे मदर से मिलता हुआ रहेगा, और दूसरा जो है फादर से मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे किसी एक पर्सन में ये, यहाँ पर देखो, जीएटी है, जीएटी है, जीएटी है, ये इतनी बार रिपीट कर रहा है। किसी दूसरे पर्सन में इससे ज्यादा बार रिपीट कर सकता है, किसी तीसरे पर्सन में उससे भी ज्यादा बार रिपीट कर सकता है। तो ये जो नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, उनका रिपीटिंग नंबर कितना है, उस बेसिस पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। यही उसका बेसिस है। अब देखो यहाँ पर, ये जो सैटेलाइट डीएनए है, जिसको माइक्रो सैटेलाइट्स या मिनी सैटेलाइट्स में क्लासीफाई किया गया है, ये बेस कॉम्पोजिशन या एटी रिच है या जीसी रिच है, उस पर होता है। लेंथ ऑफ सेगमेंट्स के बेसिस पे होता है और रिपीटेटिव यूनिट्स के बेसिस पे होता है। ये डीएनए सीक्वेंस जिसमें टेंडम्स, ये जो रिपीट्स है, इसको ही टेंडम रिपीट कहते हैं। इसको वीएनटीआर कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, वीएनटीआर। वीएनटीआर जो है ये मिनी सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है, ये मिनी सैटेलाइट डीएनए से बिलोंग करता है, ये वीएनटीआर। अच्छा, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये एक टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये डेवलप किया गया था एक साइंटिस्ट एलेक जेफरीज के द्वारा 1985 में। अब देखो, ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये एक बल्क जीनोमिक डीएनए से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीक्स अलग अलग आएंगे, अलग नंबर ऑफ रिपीट्स होगा, तो इसके पीक्स अलग अलग डेंसिटी पे आएंगे जब ग्रेडियंट का सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तब। ये जो बल्क डीएनए है, ये एक मेजर पीक बनाता है, और छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं वो सैटेलाइट डीएनएज बनाते हैं। किसी भी इंसान में कॉपी नंबर वैरी करेगा हर क्रोमोसोम का। जैसे हर क्रोमोसोम के दो एलील्स हैं, एक पेटर्नल है, फादर से आता है, एक मेटर्नल है, मदर से आता है। तो उसका वीएनटीआर नंबर, मतलब ये जो कॉपी नंबर है, कितना रिपीट्स है, वो अलग अलग होगा। देखो यहाँ पर दो एलील ऑफ क्रोमोसोम है, एक पेटर्नल, एक मेटर्नल, ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। किसी भी सेल, अब मान लो कि किसी क्राइम सीन, ये ज्यादातर ऐसे क्राइम सीन्स में ही यूज होता है, जहां पर अगर मान लो सेल मिला, कैसा भी ब्लड का स्टेन, ब्लड स्टेन मिला, सेमेन स्टेन मिला, सिलाइवा मिला है, रूट्स मिला। रेप केस में सेमेन का स्टेन ऑब्टेन किया जाता है, और मान लो मर्डर वगैरह का सीन है या कोई और भी क्राइम, वहां से ब्लड स्टेन, सिलाइवा है, रूट्स, बोन एक्सेट्रा, ये सब। उसको उसमें से पहले क्या करेंगे, उस सेल में से पहले तो डीएनए को आइसोलेट करेंगे। दूसरा, उस डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे। फिर तीसरा, सेपरेशन ऑफ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। कैसे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमें आगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, ये जो अगर किसी पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जाए, इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में ज्यादा होता है, क्योंकि म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जिससे कि पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। अच्छा, वीएनटीआर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, वीएनटीआर इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द साइज ऑफ वीएनटीआर वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 20 किलो बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। हाँ, अभी देखते हैं वापस से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स, जिसको साउथर्न डॉटिंग टेक्निक कहते हैं। पहला, डीएनए को आइसोलेट किया। देखो कहीं से भी अगर ब्लड स्टेन है, सीमेन स्टेन, सलाइवा, बोन, कुछ भी मिला, पहले आइसोलेट कर लेंगे। दूसरा, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट करता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं इनको। तीसरा, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन, काट तो दिया हमने, उसके बाद सेपरेशन, उसके क्या लेंथ वाइज, साइज वाइज, वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। इसमें क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट को पहले एल्कली सोल्यूशन के साथ वो करते हैं, ट्रीट करते हैं, और ताकि उसके डीएनए के बॉन्ड्स डिनेचर हो जाएं और वो सिंगल स्ट्रैंड बन जाए।
उसके बाद फोर्थ स्टेप में आकर के क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं, मतलब उसी को ब्लॉटिंग कहते हैं। ट्रांसफर, ब्लॉटिंग मतलब छाप छोड़ना। तो जो हमारे पास ये पूरा हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले उस पे था हमारे डीएनए का फ्रैगमेंट्स, उस पे हमने क्या किया, एक नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन या फिर वो नाइलॉन का मेम्ब्रेन रखते हैं, जिससे उसके ऊपर वो छप जाता है, मतलब ब्लॉटिंग हो जाती है। सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन की मेम्ब्रेन। फिर क्या करेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब के साथ। यहाँ पर देखो रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब लिया। अब इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को पहले एक सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव ये रखा हुआ है, ये रेडियो एक्टिव लेबल्स एसएसडीएनए रखा हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड। वहां पे फ्रैगमेंट्स खुला था ना, मतलब स्ट्रैंड खुल गया था डीएनए का, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो डीएनए प्रोब है वो पहले कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है, और उसके बाद क्या होता है लास्ट 6 स्टेप में, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए था एक्सरे फिल्म पे रखा हमने, उसके पूरे डेटा को लिया। अब इसको ही मैच करके, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, और इसको ही मैच करके जो कौन क्रिमिनल है ये पता लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो वापस से क्या है कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एक दो बातें और भी लिखी हैं। इसमें क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर्स इन एवरीवन एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा सब में डीएनए फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। दूसरा, द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आगे के चैप्टर्स में हमें और भी पढ़ना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Therefore, DNA from a single cell is enough for DNA fingerprinting. एक भी सेल से अगर मानो डीएनए मिला है तो पीसीआर करके उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ एक सेल के मिलने से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉसिबल है। यहाँ पे पीसीआर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, डीएनए सैंपल, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे एक टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है, इसमें बफर मिलाते हैं, पीसीआर ट्यूब में डालते हैं और पीसीआर साइकिल चलाते हैं, जिससे कि वो पूरा एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज कर करके डीएनए को डाइजेस्ट किया, उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने आइसोलेट सेपरेट कर दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, फिर हमने ब्लॉटिंग करी, फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन किया वीएनटीआर रेडियो एक्टिव प्रोब लगा करके, फिर लास्ट में डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए देखा ऑटो रेडियोग्राफी करके, और ऐसे ही आ गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। ये डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फॉरेंसिक टूल की तरह यूज होता है, पेटर्निटी, रेप और मर्डर केसेस में, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस में भी, और फाइलोजेनेटिक स्टेटस में, ये पूरे पीछे के ये हमारे जेनेटिक्स का पता लगाने के लिए, टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज में भी यूज होता है। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर देखो क्रोमोसोम 7 का ये था पेटर्नल और मेटरनल, ये था क्रोमोसोम 2 का ये पेटर्नल और मेटरनल, और क्रोमोसोम 16 का ये था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका ये शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कितना आ रहा है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे ये हमने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कैसे एक क्राइम को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर में हम पीवाईक्यूज करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर। तो इस चैप्टर में हमने जितना भी पढ़ा था उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए अभी कुछ बोर्ड्स में आए हुए पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस इसमें से कौन सा है, प्यूरिन कौन कौन सा होता था, एडेनिन और गुआनिन होता था, तो यहाँ पे गुआनिन तो नहीं है, एडेनिन है। उसके बाद द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बेस पेयर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम में लिखा है AGCT। अब देखो ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा आएगा, G आएगा, तो जिसमें सॉरी ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, T आएगा, G के C आएगा, C के G आएगा और T के A आएगा। कौन सा आ रहा है देखो ऑप्शंस में, TCGA कौन सा है, TCGA, TCGA यहाँ पे। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन से सवाल, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज हेलिकेज। हेलिकेज था ना जो हेलिक्स को खोलता था, डीएनए हेलिक्स को। उसके बाद ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किसमें बनते थे, लैगिंग स्ट्रैंड में। द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज कहाँ से, 5 से 3। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन से सवाल, विच आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mRNA सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, आरएनए पॉलीमरेज 2,
ये करता था ना mRNA का सिंथेसिस। उसके बाद द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड द, कोडिंग स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? नॉन टेम्पलेट कोडिंग, नॉन टेम्पलेट होता है ना। सॉरी। द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, एम्बिगुअस, डीजेनरेट। क्या ओवरलैपिंग भी नहीं है, एम्बिगुअस भी नहीं है, डीजेनरेट है। हाउ मेनी कोडॉन्स स्पेसिफाई अमीनो एसिड्स? 64 टोटल्स होते हैं कोडॉन्स, लेकिन सिर्फ 61 जो है वो अमीनो एसिड्स के लिए स्पेसिफाई करता है, 3 तो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। उसके बाद द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इज राइबोसोम। एनसीईआरटी की लाइन है। द टीआरएनए बाइंडिंग साइट ऑन राइबोसोम फॉर द इनकमिंग अमीनो एसिटाइल टीआरएनए इज कॉल्ड द ए साइट। द फर्स्ट एमिनो एसिड इन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हमने देखा था, फॉर्माइल मिथियोनिन। यूकेरियोट्स में मिथियोनिन और बैक्टीरियल में फॉर्माइल मिथियोनिन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल, टोबैको मोज़ैक वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको याद रखना है। विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ प्यूरिन अकर इन डीएनए एंड आरएनए? लाइक कौन कौन सा प्यूरिन डीएनए और आरएनए में होता है? देखो, एडेनिन, गुआनिन। तो हाँ, प्यूरिन तो एडेनिन और गुआनिन ही है ना, ये दोनों दोनों ही होते हैं तुम्हारे इसमें डीएनए और आरएनए में। विच वन इज इनिशिएशन कोडॉन? इनिशिएशन कोडॉन कौन सा था? इनिशिएटर कोडॉन एयूजी और जीयूजी दोनों ही था, यूजी और जीयूजी। विच व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए सीक्वेंस? अब यहाँ पे देखो, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा, यू के कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा, फिर सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, अगेन सी सी, जी जी, जी की जगह, फिर यू की जगह ए, जी की जगह सी और ए की जगह टी। तो देखो टी ए जी सी, टी ए जी सी, जी जी ए सी टी, हाँ बी। उसके बाद द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर एक भी सेल मिल जाता है तो उससे वो उसको एम्पलीफाई करके हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज हो जा रहा था। तो पीसीआर का क्या काम है? कहाँ गया? हाँ, डीएनए एम्पलीफिकेशन। उसके बाद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन कंस्टिट्यूएंट इज 18, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था ना। 18% अगर साइटोसिन है तो एडेनिन कितना होगा? अगर साइटोसिन 18% है तो गुआनिन भी 18% ही होगा, दोनों मिला के 36। बच गए कितने? 64%। 64% ए और तुम्हारा टी मिला करके ए प्लस टी हो जाएगा 64, और तो ए कितना हो जाएगा? 64 का आधा, 32%। आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन कंटेनिंग, आरएनए कैसे डिफर करता है? राइबोज शुगर में, क्योंकि फॉस्फेट दोनों में ही होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफर। लेकिन आरएनए में क्या है? आरएनए में तो राइबोज शुगर है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पे राइबोज लगाएंगे आंसर। इसके बाद ये एक पिछले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, उसमें हमने पढ़ा था ना सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो ये क्वेश्चन है कि इन द सिकल सेल एनीमिया द चेंज इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क टू सिकल शेप इज ड्यू टू, क्यों है? म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ये तो हमने देखा था, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ओके। सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन ऑफ सिक्स्थ कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ये हो रहा था जीएजी से जीयूजी बन जा रहा था। उसके बाद सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। तीनों बातें सही है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड, कोडिंग सीक्वेंस किसको कह रहे थे? एक्सॉन को। इसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय, डीएनए फ्रैगमेंट्स को कौन जोड़ता है? लाइगेज जोड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल क्या है? कमेटी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। ये आपके ना बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का लाइन है, फिर भी अभी के लिए याद कर लो। उसके बाद सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट डीएनए हमारा फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं ना। उसके बाद द साइज ऑफ वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट वेरीज फ्रॉम, ये हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था, 0.1 टू 20 kbs का। अब है क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी सब पढ़ा है। इसको मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको अगर ये लिखने को आए तो आप कैसे लिखेंगे, किसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे, किसमें डायग्राम्स के साथ बनाना है। और कभी भी अगर एक नंबर से ज्यादा का, अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो छोटा सा छोटा फ्लो चार्ट या डायग्राम है आपको बना देना है, ताकि मार्क्स कटने के लाइक चांसेस ही ना बचे आपके पास।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें क्या क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल में? एक वो था हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें कि क्या, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। तो तीनों को बना देना है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस तीनों बना देना है, और दिखा देना है कि इस तरफ भी और लाइंस है, इस तरफ भी। एक न्यूक्लियोटाइड बना दो और ऐसा शो कर दो कि इधर भी न्यूक्लियोटाइड है, इधर भी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। उसके बाद हाउ व्हाट आर प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में हमने देखा था कि दो रिंग्स होते थे, एक 6 मेंबर्ड रिंग अटैच टू अ 5 मेंबर्ड रिंग, और पेरीमिडीन्स में ओनली 6 मेंबर्ड रिंग। दोनों के एग्जाम्पल्स दोगे, प्यूरिन में क्या, एडिनिन और गुआनिन, और उसके बाद तुम्हारे पेरीमिडीन्स में क्या, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। उसके बाद एंटी पैरेलल नेचर का क्या सिग्निफिकेंस है? एंटी पैरेलल नेचर जो होता है जिसकी वजह से वो बाइंड अच्छे से कर पाते हैं। आपको एक बना के दिखा देना है, 3' to 5' और 5' to 3' होता है, ये करके ऐसे दिखा देना है। उसके बाद बैकबोन बना देनी है, और उसके पर ऐसे प्रोट्रूड करता हुआ नाइट्रोजिनस बेस बना के दिखा देना है, और एक एक एंड पे 3 5 और दूसरे वाले पे 5 3 ऐसे लिख देना है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स हमने अभी भी देखा था ना, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स का, वो हमको दिखा देना है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स वाला, जैसे मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में था ना, ऐसे सेमी कंजर्वेटिव नेचर कैसे होता है, ये करके हमें दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये कर लोगे। रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है? डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है रेप्लिकेशन में? पहले तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, तो ये इसमें लिख देना है। उसके बाद है तुम्हारा लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में डिफरेंशिएट। तो जिसमें कंटिन्यूअस कोडिंग हो रही थी वो लीडिंग स्ट्रैंड था, और जहां पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे थे वो लैगिंग स्ट्रैंड था। उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, ये लिखना है, ओकाजाकी। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन। और उसके बाद एक डीएनए से आरएनए बन रहा है, और स्टेप्स कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, सारे स्टेप्स लिख देना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन mRNA, tRNA एंड rRNA, इसमें तीनों के स्ट्रक्चर्स बनाओगे। tRNA का वो तुम्हारा 2D स्ट्रक्चर क्लोव लीफ लाइक, और फिर 3D में इन्वर्टेड एल शेप्ड। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स। ट्रांसलेशन यूकेरियोट्स में कैसे हो रहा था? यूकेरियोट्स में ट्रांसलेशन के लिए क्या कर रहे थे हम लोग? इसमें तुम्हारा प्रोकैरियोट्स का सिंपल था, और यूकेरियोट्स का हम लोग, इसके भी हम लोग सारे स्टेप्स के बारे में पहले लिखेंगे, और लास्ट में कैसे रिलीज फैक्टर आता है जिसकी वजह से जो पूरा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाता है, वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, डीजेनरेट होता है, 64 होते हैं, जिसमें से 61 कोड करता है, 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। उसके बाद ये यूनिवर्सल होता है हर जगह, लाइक सभी के लिए ही जो कोड है वो सेम ही अमीनो एसिड कोड करेगा, लाइक भले वो इस्चेरेसिया कोलाई हो या ह्यूमन हो। उसके बाद है टर्म डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। एक कोड जो है एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, उसको ही डीजेनरेसी कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है। लैकोपेरॉन मॉडल, लैकोपेरॉन मॉडल तुम दिखा दोगे। लैकोपेरॉन मॉडल कैसे बनाते हैं? उसमें दो ऑप्शंस है, जब इन एब्सेंस ऑफ लैक्टेज लैक्टेज इंड्यूसर, और दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज इंड्यूसर। तो उसमें क्या होता था, ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ होता था जब इंड्यूसर नहीं होता है तो, और जब इंड्यूसर होगा तभी तो लाइक मेटाबॉलिज्म होगा, तभी तो ऑपेरॉन ऑन होगा। ये वो पूरा फ्लो चार्ट जैसा बना के दिखा देना है। पॉइंट म्यूटेशन हमने पिछले चैप्टर में ये देख लिया था। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, ये तो सिकल सेल एनीमिया के अकॉर्डिंग, ये तो कल भी हमने देखा था इसको, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। इसमें हम लाइक इंपॉर्टेंट क्या है कि अब देखो, एक बेस या दो बेस के सब्सटीट्यूशन या डिलीशन से क्या हो रहा था, या इंसर्शन, सब्सटीट्यूशन या डिलीशन से बेस चेंज हो रहा था, और तीनों हो रहे थे तो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे वही दिखा देना कि सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन से कैसे चेंज आया, और कैसे वो जो एमिनो एसिड अलग अलग कोड होने लगा, और सिकल सेल एनीमिया उसका। उसके बाद पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एम्पलीफाई कर देता है तुम्हारे डीएनए सीक्वेंस को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। यही रोल है इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने की कैपेसिटी अच्छी है ये। उसके बाद
उसके बाद क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का रोल। तुम्हारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स भर भर के होते हैं और ये बेसिक होता है, तो ये डीएनए को बाइंड करके रखता है। डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड होता है जो कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाता है आगे जा करके। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए का ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, ये इसका डिफरेंस बता देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।